बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। पाकिस्तान की सियासत तो हमेशा ही बड़ी हंगामा खेज होती है, और ख़ास तौर पर सेनेट के इलेक्शन में तो कुछ उसकी जो है ना एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और ख़रीद फरोख्त भी काफ़ी बढ़ जाती है। कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि पैसा बोलता है। तो हफीज़ शेख साहब जो हैं, उनका जो मुकाबला हो रहा था गिलानी साहब के साथ, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो इसमें बहुत सारे स्टेक्स फॉर वेरी हाई। तो लोग ये देख रहे थे कि ये मुकाबला एक लिहाज से इमरान खान का है और अपोजिशन का है। और इसमें ये बहुत सी बातें आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, कुछ कह रहे थे नहीं सपोर्ट कर रही। इन एनी केस के जब मेरे आज मेहमान हैं, उनके पर तारुफ करा लूँ। मेरे मेहमान का नाम है जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, ये जो ब्रीफ इंट्रो मैंने की है, इसके साथ ही असमें जो आपको मालूम है कि नजर ये आ रहा था कि अगर शेख साहब हार जाते हैं तो ये शिकस्त जो है ये शेख साहब की नहीं है, इमरान खान की है, क्योंकि वो उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने डर लगाया हुआ था कि हर सूरत में एक तरफ जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में डर लगाया हुआ था, दूसरी तरफ इमरान साहब ने। तो ज़ाहिर है कि वाज़ेह शिकस्त हो गई है इसको, हफीज़ शेख साहब को। और कुछ ये कहते हैं कि क्योंकि ये इंटरनेशनल खिलाड़ी थे हफीज़ शेख साहब, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इस मार्का में जो हार हुई है शेख साहब की, तो क्या ख्याल है जो आपके कप्तान साहब हैं उनकी बेइज्जती खराब नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया जनाब का। दूसरी बात जनाब, असल में मैं क्या कहें, फिर कहेंगे लोग कहते हैं जो आप बातें कर देते हैं। अरे आप जो कहना इनके है कहते हैं, लोगों को क्या है, आप अपना मर्जी से कहें। आप खान साहब की सादगी के हैं या उनकी बेवकूफ़ी के हैं अच्छा कि जानबूझ के एक ऐसा कैंडिडेट सामने लाए अच्छा। जो उनकी अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। ठीक। वो भी पीपल्स पार्टी का था, दूसरी तरफ भी पीपल्स पार्टी का ही कैंडिडेट था। असल में कैंडिडेट तो दोनों पीपल्स पार्टी के थे ना। नहीं, ये असल वजीर खजाना पीपल्स पार्टी के रह चुके हैं ना। हफीज शेख को ना पीपल्स पार्टी के दौर में सर्व किया था उन्होंने, यस। जी हाँ। असल में वैसे वो उनकी नुमाइंदगी। हमदर्दियां, उनका तौर तरीका उनके साथ था। तो जाहिर है इमरान खान साहब को एक पार्टी के चेयरमैन होने के नाते कम इतनी अकल तो होनी चाहिए थी भाई के बहुत से उनके अपने जो एमएनएज हैं उनकी हमदर्दियां हफीज शेख के साथ 100% नहीं हो सकती। उनकी हमदर्दियां अपनी पार्टी के किसी मेंबर के साथ हो सकती है, लेकिन एक बंदा आप बाहर से पकड़ के ले आए, उसको कहें कि उसके साथ 100% हमदर्दी होंगी, तो वो तो मुमकिन नहीं था ना। और दूसरी बात है जो तौर तरीका किया गया, कभी एक की वीडियो उठा के वो टीवी पर आ रही है, कभी दूसरे की वीडियो उठा के टीवी पर ला रहे, कभी तीसरे की वीडियो, और हर वीडियो में पीटीआई के लोग ही शामिल हैं। ये जिसका मतलब जो चोर बाजारी, जो खरीदो फरोख्त, जो लेन देन, जो मंडी लगानी थी, वो पीटीआई के लोगों की लगी है ना, और किसी की तो फोटो आया ही नहीं सामने ना। बट साहब, यहाँ पर एक बात प्लीज रुके, सवाल तो मैंने काफी किया था, तो उसके साथ इजाफी सवाल आ गया अभी जो आपने बात की है। यार, पीटीआई का चेयरमैन सादिक रमीन, इन्हें तस्दीक शुदा इंटरनेशनल लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ें, पाकिस्तान की अदलिया ने उसको कहा जी ये सादिक अमीन है। पीटीआई में खुद कहते हैं कि बड़ी सादिक अमीन पाक साफ पार्टी है। तो जब भी करप्शन का जिक्र आता है, आप भी कह रहे हैं सबका भी जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें भी पीटीआई के लोग भी पकड़े गए थे करप्शन। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। तो ये चलो, क्या बात उसमें है? सादुक अमीन, जिस शख्स ने इन्हें खिताब दिया था सादुक अमीन का, वो खुद ही डेम के पैसे उड़ा के चला गया कहीं, तो इनको सादुक अमीन अब एक चोर दूसरे को सादुक अमीन के अच्छी बात तो नहीं लगती। ये यहाँ भी अदलिया की क्या कहते तो तौहीन अदालत ना हो जाए मुझसे, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन साकिब निसार साहब ने इन्हें सादुक अमीन कहा था। अच्छा। अब एक शहर का बदमाश दूसरे शहर के बदमाश को अगर सादुक अमीन कहे तो वो सादुक अमीन तो नहीं होता। ये अच्छा, बदमाश का वैसे मैंने गलत मिसाल दे दी है। लेकिन बस लेकिन सबका आपका मतलब है कि इमरान खान सादिक अमीन नहीं है, मतलब ये है? भाई उनके कोई किसी कोल फेल से नजर तो नहीं आ रहे हैं ना। अगर वो खुद अकेला फर्ज करें एक सेकंड के लिए वो खुद सादुक अमीन है, तो 2.5 सालों में उन्होंने क्या कमाई की है? ये जी सादुक अमीन का ये काम नहीं है, मुल्क को तबाही के दाने पर लेकर चले गए हैं, मुल्क में अखलाकियात को तकरीबन तकरीबन खत्म कर दिया है। पर मैं अपने पहले सवाल को थोड़ा सा जवाब कंप्लीट कर लूं, तो ये सारी चीजें जानने के बावजूद
नासमझ आदमी है इमरान खान साहब, उन्होंने कैंडिडेट ही गलत लाया। गलत कैंडिडेट के होने के बावजूद उन्हें कम से कम ये पीक पे नहीं लेके जाना था कि अगर वो हार गया तो हम हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मुकाबलाबाजी जरूरत क्या थी? बेसिकली एक सेनेट का इलेक्शन था ना, एक सीट का, जैसा बाकी सेनेट का इलेक्शन हुआ उस तरह इनका भी हो जाना था। तो अपने आप को खामखा मैदान कारजार में लेके जाना कि नहीं अगर ये हार गया जी तो मैं खत्म, तो अगर वो जीत गया तो मैं दुनिया के किस कोने में पहुंच जाऊंगा। यानी ये मुकाबलाबाजी का रुझान होना ही नहीं चाहिए था उसमें। भाई 2 वोटों का सिलसिला है, और अगर उनको ये भी पता था कि इसको वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए तो वो उनको 20-25 कितने पकड़ के उन्होंने बंद किए हुए थे होटलों में। यानी आपने ही वर्करों को जो सादों ग्रामीण है उनकी पार्टी का ये हाल है कि आपने बंदों को पकड़ पकड़ के रखा हुआ है उधर। 2 दिन मतवातर पार्लियामेंट, वैसे पार्लियामेंट में जाते ही नहीं है, 2 दिन मतवातर बैठे हुए पार्टी में, लोगों को शही भी दे रहे हैं, खाने भी खिलाए जा रहे हैं, लेकिन सारी चीजें करने के बावजूद अगर ये सारी चीजें इतने पीक पर खुद ना लेकर जाते तो शायद इतनी बेइज्जती ना होती। वो बेइज्जती जो हुई? आप आप कहते चीजें हैं, फ्यूचर में आ रही है वो नहीं आनी चाहिए थी। आप ये तस्लीम करते हैं कि बेइज्जती हुई या खान साहब की? सर ये तो 100% हुई ना, बेइज्जती खुद उन्होंने कराई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा वो ये नॉर्मल एक चीज, वो नॉर्मल इलेक्शन और नॉर्मल इलेक्शन ही रहने दें, वो मुकाबलाबाजी किससे पता लगता था ये इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट हो रहा है जी, जो हार गया पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा वैसी बात तो नहीं थी ना। अच्छा, ये बात भी है ना कि कहा जाता है कि चूंकि शेख साहब जो हैं, बेसिकली आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के थे, पीपल्स पार्टी के वो नहीं है, वो तो आईएमएफ के हैं, सीधी सी बात है ना। एक तो वही है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है जिस जमात को वो उधर चले जाते हैं। इज अच्छा, नॉट अ पॉलिटिकल लीडर एक्चुअली, या पॉलिटिकल कैंडिडेट ही नहीं है वो। हाँ सही है। अच्छा, तो फिर ऐसे में सुना है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है मदद करने करने की। जरदारी साहब ने खुद कहा है कि अगर अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत ना होती, यानी कि हमायत ना होती शेख साहब के हक में, तो हमारा जो उम्मीदवार है यानी गिलानी साहब जो है ना, 20 से ज्यादा उनको वोट मिलते, ज्यादा जो है। नहीं वो भी असल अब चूंकि जरदारी साहब जीत गए हैं इसलिए वो भी लंबी छोड़ रहे हैं। जीत गए बस इसी पर शुक्र अदा करें अपना। वो नहीं कहते हैं शुक्र कर अदा भाई इसका जिसने हमारी गाय बनाई। हम्म, ये बात नहीं है, वो जीत गए बस जीत गए। अच्छा और अच्छा। वो जीते कुछ जरदारी साहब की बदमाशी या चालाकी या होशियारी से नहीं है। वो अगर जीते हैं तो इमरान खान की कमजोरी से जीते हैं, इनके नायली से जीते हैं, इनके एक सियासी वर्कर न होने की वजह से जीते, बिकॉज ये सियासत नहीं जानते। इन्हें पता ही भी नहीं है सियासत होती क्या है, क्या बात करनी है क्या नहीं करना है, ये इनको खुद पता नहीं है। हमने पहले 20 निकाल दिए थे, हम ये निकाल देंगे, जिन्हें वोट नहीं देना वो पार्टी छोड़कर चले जाए। ये पार्टी लीडर की बातें नहीं होती, ये सियासत है। ये क्रिकेट का मैदान तो नहीं है, 11 खिलाड़ी में से अगर मियादाद पसंद नहीं आया तो उसको खिसकेल डाल के उसको निकाल दिया, कोई दूसरा पसंद है तो खिसकेल डाल के उसको निकाल दिया। ये एक आबादी का या पूरा मुल्क का इसमें शामिल। तो यहाँ के लिए सियासतदान का होना जरूरी है, किसी प्लेयर का अच्छा होना जरूरी नहीं कि वो मुल्क को भी अच्छे तरीके से चला सकता है। यहाँ 2.5 साल पे में तो साबित हो गया ये मुल्क अच्छे तरीके से चला नहीं सकते। और फिर उसके बाद ये देखें, इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। वो सामने बता रहे हैं लोगों को कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, कब्जी हुई है पेट में, उनके मुंह की ये हालत थी। वो हर डब्बू भाई जो गिल साहब है उनकी जबरदस्त, और वो शिबली साहब की भी अजीब गरीब। यानी आज सियासत नाम में तो आपने ये जाहिर करना चाहिए ना भाई कि अगर हार गए सीट तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, आज यार सीट है। आपने आपने नाम तो प्रोनाउंस सही कर लिया, शिबली साहब का नाम आज तो आप सही कहा। शिबली साहब को पता नहीं क्या हो गया, मुझे प्यास से वैसे निकल जाता है मुंह से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक अच्छे ठीक। आदमी है, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जबरदस्त करते हैं, लेकिन कल की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुतासर नहीं किया। अच्छा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी वो डब्बू भाई की भी जो थी ना, वो ये बिल्कुल दिखा रहे थे इस तरीके से कि यार बहुत तकलीफ हुई है इन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि वो एक सीट थी आगे, इसमें तकलीफ होने की क्या जरूरत थी। नहीं, अच्छा फिर ये बात मुझे ये समझ नहीं आई, एक बात आपकी बात में वजन है कि जो शेख साहब है ना, बहुत से जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के भी और दूसरे लोग भी, वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से इकोनॉमी खराब हुई है, महंगाई हुई है, लोग जो है रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम उनको वोट देंगे तो लोग उनका सामना कैसे करेंगे, इस लिहाज से भी उन्होंने शेख साहब को वोट नहीं दिया। हाँ ये भी एक हकीकत है, लेकिन अगर पीटीआई के आम कार जो वर्कर हैं या एमएनएस हैं या एमएलसी, उनको अगर इस चीज का
अंदेशा है, उनको चीज का पता है, तो जो पार्टी लीडर है उसको भी पता होना चाहिए था कि गलत पॉलिसियां हैं शेख साहब की, उसको मैं किस लिए मैदान जंग पर ला रहा हूँ। ठीक है, वो भेजे गए IMF वालों के, इमरान खान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको सेनेट में लेके जाना, तो मेरे IMF ने नहीं कहा होगा कि इसको सेनेट का मेंबर भी बना दो। उन्होंने से इतना कहा था इसका मशीर बना दो और वजीर खजाना बना दो या जो मर्जी बनाना बना दो, क्योंकि IMF को इनकी जरूरत थी। लेकिन मशीर बनाना, आप क्या कहते हैं उसको, सेनेट का मेंबर बनाना, मेरे ख्याल में इमरान खान की कोई मजबूरी नहीं थी। ये एक गलती थी और बड़ी गलती थी। और वैसे तो हम कहा जाता है कि शेख साहब जो हैं वो पाकिस्तान को निचोड़ने आए हैं। उनको ये ओहदा हो या ना हो, या सेनेट में जाए या ना जाए, ये मसला नहीं है। फिर एक बात ये बात की जाती है कि वैसे भी मैं कल जुबैर साहब जो मैं नून लेके वो कह रहे थे कि ये देखना एक हफ्ते में भाग जाएगा यहाँ से, सिर्फ पाकिस्तान अब नहीं रहना है, ये वापस जाएगा अपने जो इनके मास्टर हैं उनके पास चला जाएगा ये। अच्छा, इसमें सुना है कि जंगीर तरीन साहब का बड़ा रोल था, और फिर असद उमर का भी बड़ा फैक्टर था, कि क्यों असद उमर की जगह पर शेख साहब आए थे। बिल्कुल था। पार्टी पार्टी के अंदर भी काफी इख्तलाफ था। हाँ, जब शुरू में तो वजीर खजाना जो थे वो तो वही थे ना, असद लेकिन उमर। उसके बाद जो उनको वापस बुलाया गया इनको, तो उनको फारग कर दिया गया। ये भी नालायकियां है ना जी। एक आम कारकुन जो है या रुकन है आपकी पार्टी का, उसको आप उठा के एक तरफ कर देते हो, दूसरों को लेके आते हैं। उन्होंने कमाई क्या की है ना, साबित ये किया ये उम्र से भी नालायक आदमी है ज्यादा। जो शेख साहब हैं। हाँ, जाहिर है इन्होंने कोई काम नहीं हुआ ना, पाकिस्तान की मैशियत तबाही बर्बादी के दाने पर चली गई है इस वक्त। दो चीजें यहाँ पर यानी वो दुनिया के जो जो ऐसे रिकॉर्ड बीट कर रही है इकोनॉमी, इस वक्त आप परेशान हो। एक इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत परेशान कौन है, क्योंकि मेरा भी छोटा मोटा तल्लुक है एज एन अकाउंटेंट। मैं देख रहा हूँ कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमिकली ये मुल्क तबाही के दाने की तरफ जा रहा है। अनलेस के इस पर जल्दी में कुछ कंट्रोल ना किया गया तो हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। एक इसमें आदमी का जीना दो बार हो रहा है। असल में शेख साहब की जो है ना परफॉर्मेंस, उसको इन्हें जांचने का या टेस्ट करने का तरीका ये है कि वो एजेंडा लेकर क्या आए थे। क्या वो इकोनॉमी को बेहतर करने आए थे या निचोड़ने आए थे। ठीक है जी। आपके बात दुरुस्त है कि जिनके वो मुलाजिम है उन्हें पाकिस्तान से दिलचस्पी तो कोई नहीं है ना। अच्छा, आगे बात ये आती है कि ये भी थोड़ी सी हैरानगी की, मेरे लिए कम से कम हैरानगी की बात है कि इमरान खान की, जैसे आप कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, बेइज्जती खराब होगी। ठीक है जी। वो कहते हैं डेफिनेटली हुई है। रुल तो गए लेकिन चस बड़ी आई। लेकिन बात यह कोई है, अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब को चस्प भी नहीं है, इन्होंने चस्प में भी मारे गए असल यहाँ में। पर मसला यह है कि जो वजीर खारजा साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इतमाद का वोट लेंगे असम्बली से। तो क्या वजीर खारजा का ये रोल रह गया है कि कभी सऊदिया सऊदिया के खिलाफ बयान देते हैं, सऊदी अरब के खिलाफ बयान दे देते हैं। अब ये कह दिया तो ये इमरान खान को धक्का तो नहीं दिया जा रहा। सर वो चीज भी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर इनका आप 2.5-3 साल की परफॉर्मेंस देखें PTI के वुज़रा के, जो उनका अपना डिपार्टमेंट है उसमें 1 मिनट भी वो नहीं बोलेंगे, 1 सेकंड के लिए भी वो काम आप नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों के कामों में मुदाखलत जरूर करेंगे और वो काम करेंगे जो उनका मुतलका नहीं है। ये पूरी हिस्ट्री 2.5 साल के देख लें, आपके सामने मौजूद। आप किस किस का नाम लो इसमें से, आप जितने भी हैं ना। अब वजीर खारजा का आपने खुद जिक्र किया, इन्होंने वजारत खारजा में जाके कौन सा काम किया है, कोई भी नहीं। लेकिन हर दूसरे काम में ये मुदाखलत कर रहे हैं हर किसी के लिए। इसी तरह शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने वजारत दाखिला जब से पकड़ी हुई है, पहले वजीर रेलवे थे, उन्होंने क्या कमाई की थी कि रेलवे को एक आध बयान उन्होंने दिया, पता नहीं क्या क्या, उसको स्विट्जरलैंड जैसी रेलवे बना देंगे। उसके बाद उन नॉन उनका कभी बयान दिया। वो हमेशा यही कसम पुरसी में लगे रहते थे कि नवाज शरीफ के मतलब कुछ न कुछ किसी तरीके से जाके बयान कर दूं। अभी उनका वही आलम है। इस वक्त उनका क्या काम है नवाज शरीफ के मतलब बात करने का, उनको टुक्की नहीं बन रही है। लेकिन उसी पर लगे हुए जो वजारत दाखिला के जो काम है उसमें वो अपने नालायकियों पर नालायकियां जाहिर कर रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है असल में वजीर खारजा साहब का कि आज उन्होंने को पहली बार मुदाखलत किया, लिहाजा उससे कोई लीड हमें मिल सकती है। इनकी बेवकूफियों के ऐसे ऐसे आलम है कि यहाँ से बड़े एनालिस्ट जो है ना, वो भी एनालिसिस नहीं कर सकते कि भाई करेंगे क्या, ये नेक्स्ट होगा क्या है इनका, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो हुकूमत चल ही नहीं रही है ना। अच्छा, क्या इमरान साहब विद प्रेजेंट जो उनकी परफॉर्मेंस है, या अभी हुई है या माजी में हुई है कुछ सालों में, तो क्या वो इतमाद का वोट ले सकेंगे कौमी असम्बली से। इतमाद का तो नहीं लेंगे, लेकिन वोट का कहते हैं लेंगे, तो बदइतमादी का तो ले लेंगे ना। बद इतमादी हो सकता है। अगर बद
इत्मीनान के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बदइत्मीनादी को हो गया तो फिर जिस तरह आपने पहले कहा है ना कि अपनी बेइज्जती खराब करने का हिसाब होगा कि जाके ये काम करेंगे। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शऊर हो तो मेरे ख्याल में क्या नहीं, पंजाबी में कहते दड़बट तक काम चलाना अपना। अदरवाइज उनका लिए ये अगले हफ्ते में अगर उन्होंने कर दिया तो एक और जो है कि संग मेल होगा और पाकिस्तान की तारीख में बड़े सुनहरे रूप में लिखा जाएगा कि सादक और अमीन को किस तरह निकाला गया वहां से। अच्छा फर्ज किया ये इत्मीनान का वोट इनको नहीं मिलता, तो फिर क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट नेक्स्ट, कौन आएगा आगे? सर जहां तक मेरे अपने नॉलेज का तल्लुक हो सकता है, नाकस नॉलेज हो, जब इत्मीनान का वोट नहीं मिलेगा तो उस वक्त मेरे ख्याल में बजाय जी कि ये किसी को कहें एतमाद का वोट लेने के लिए, मेरे जो अपोजिशन लीडर होगा वो सामने आएंगे एतमाद का वोट लेने के लिए। क्योंकि उस वक्त एक बार एतमाद का वोट नहीं मिला तो असम्बली तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। असम्बली अगर को बर्खास्त करना तो अब कर सकते हैं, एतमाद का वोट लेके ये नहीं मिला तो उसके बाद असम्बली तोड़ना इमरान खान के बस की बात नहीं होगी। वोट का इत्मीनान का वोट नहीं मिलता फिर तो ऑटोमेटिकली वो वज़ीर आज़म नहीं रहते, ठीक है, खत्म हो जाते, खत्म हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। उसमें बात ये आती है कि उसके बाद पहला ऑप्शन ये होता है कि विद इन दी पार्टी अगर कोई आदमी ऐसा हो, मसलन फर्ज किया असद उमर को ले आए, या कुछ लोग कहते हैं कि कुरैशी साहब को ले आए। हालांकि मेरा ख्याल है कि कुरैशी साहब को नहीं लाएंगे, बहुत सी वजूहत हैं, तो असद उमर साहब आ सकते हैं। अगर वो भी ना आए, जैसे कि नवाज शरीफ को उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी तो उसको नायल कर दिया था, ठीक है जी। तो फिर उसको उसकी अपनी पार्टी में से दूसरे आदमी अब्बासी साहब को ले आए थे, ठीक है। इसी तरीके से याद यह हो कि असद उमर आ जाए या कोई और इस तरीके से कोई आदमी आ जाए, फेलियर टू डू दैट फिर होता है कि लीडर ऑफ द पोजीशन को कहा जाता है कि भाई आप इत्मीनान का वोट हासिल करें, ठीक है। तो मेरे मेरे व्यू में, आप शायद डिसएग्री करें, मेरे व्यू में नून लीग जो है ना इस जाल में नहीं जाएगी। सर सच्ची बात जो है ना उसमें डेफिनेटली नून लीग तो इस, आप इसको जाल कहते हैं, मैं इसको गंदगी कहूंगा कि नून लीग इस गंदगी में नहीं जाएगी। तो अच्छा। नून लीग की सियासत का तरीकाकार ही मुख्तलिफ है। जहां तक उमर असद साहब का या किसी भी और का पीटीआई में से कैंडिडेट का सामने आना, उसकी कामयाबी के अमकान बहुत कम है। देखो ना, ये एक नहीं, जितने भी इस वक्त आपके उसके बुजुर्ग बैठे हुए वो ये कहते हैं पार्टी ही इमरान खान है, इमरान खान ही पार्टी है। ये आपने मुतअद्दिद बार सुना होगा, ये हमने भी सुना है। और ये एक हकीकत भी है कि पार्टी को अगर कोई वोट 10 मिले हैं, कोई कैंडिडेट इनके कामयाब हुए हैं, मैंने इस बार कामयाब है, वो सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से। क्योंकि बहुत से जो है ना उसके आशिक भी तो बहुत से हैं ना। अच्छा। आशिक सेन जो है ना इनके पीटीआई के अपने इमरान खान साहब के हैं, कुछ क्रिकेट के वजह से, कुछ उनकी खूबसूरती की वजह से, कुछ इधर जो उन्होंने मार के मारे हैं लंदन में, कुछ उनकी वजह से माशाल्लाह काफी मशहूर हैं और नौजवान तबका उनको पसंद करता था। क्या मार के मारे हैं जी, मैं समझा नहीं सर बहुत सी बातें ना, क्या आपके प्रोग्राम को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता आपका प्रोग्राम बड़ा शरीफाना किस्म का प्रोग्राम है, इसमें मैं इसलिए अल्फाज का चुनाव बड़ी सोच समझ के करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनाब देखिए, बात यह कि हम जो बात भी करते हैं तहजीब के दायरे में, तहजीब के दायरे में बताएं कि कौन से मार्के। सर देखें, सबसे बड़ा मार्का है कि एक बिलियनियर जो बंदा है दुनिया का, अच्छा। यहूदी, यहूदी तो मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं, इतनी मुसलमान यहूदियों से नफरत नहीं करते, तो उन्होंने माशाल्लाह उनके घर से शादी कर ली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये एक मार्का नहीं है। इसके अलावा बिल्कुल वैसे आम गोरी को इंग्लैंड में कोई सा लेता है तो बंद बड़े फखर से चलते हैं, तो ये तो माशाल्लाह एक बड़े खानदान की और एक बड़ी 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 औरत थी। और उसके आपने जनाब आप। बहुत से मार्के हैं इनके जनाब, उसी वजह से ये मशहूर हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि कोई भी अदर कैंडिडेट अगर एतमाद का वोट इमरान खान को नहीं मिला इनके पार्टी में, तो कोई भी इनकी पार्टी का कोई दूसरा बंदा एतमाद का वोट नहीं ले सकता, अनलेस उसको कोई कोई और ताकत उनके पीछे हो, तो फिर तो और बात होगी। एस्टैब्लिशमेंट। अगर और कोई ताकत नहीं होगी पीछे, ख्वाह वो उमर हो, ख्वाह वो सुशली हो या शिबली हो या दूसरे हो या तीसरे हो, किसी का कोई चांस नहीं है कि वो अच्छा। एज ए प्राइम मिनिस्टर आप इनकी पार्टी से आ सके। असल और में सर सर इससे बात ये देखें ना, इनकी अपनी सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है। आपका क्या ख्याल है, ये काफ लीग और एमक्यू वगैरह वगैरह जो इनके साथ आए थे, क्या कोई इनकी हमदर्दी के तहत आए थे या इमरान खान की पॉलिसी से मुतासर होकर आए थे? वो तो आधे चले गया, 2-4 वजारतें मिलती हैं, जो 2-4 साल लगेंगे वो लगा लेते हैं, फिर अगले आने वाले को देख लेंगे। इसलिए इनका चांस तो बहुत कम है सर। उसके सिर्फ एक ही तरीका कार नजर आ रहा है
कि इसमें नून लीग भी नहीं आएगी। पीटीआई तो पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है, उन्हें भी मेरे भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो आके कोई कैंडिडेट अपना लाएं। मेरे एक ही चीज नजर आ रही है कि फ्रेश इलेक्शन, तो मैंने फ्रेश इलेक्शन ही मुल्क के लिए बेहतर है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। ये जो है ना, ये सारियां नैब के जो केसेस बिला मकसद गैर जरूरी केसेस खोले हुए हैं, कभी इधर से कभी इधर से, किसी एक केस का ना फैसला हुआ, किसी एक केस के खिलाफ ना कोई सबूत लोग ला सके। वो खामखा जानबूझ के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको तंग कर रहे हैं, वो गैर जरूरी तंग कर रहे हैं, सारा माहौल खराब कर रहे हैं। हुकूमत का काम होता है कि कोई छोटी मोटी गलती हो जाए उसको भी दरगुजर करके कि माहौल को साफ सुथरा रखा जाए, पुरअमन माहौल को रखा जाए, ताकि कामसाजी हो सके, ताकि दुनिया के जो बाकी मिसाइलें वो हल हो सके। वो घर का सरबराह ही अगर हर किसी के गिरबान पकड़ना शुरू करे, हर किसी परसों कल नहीं परसों इलेक्शन के 2 घंटे पहले एक तकरीर आ रही है, उसमें वो चोर 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 कर एनआरओ। ये नहीं, मोर देन 50% इमरान खान के उनके पार्टी के जो तकरीरों के अल्फाज होते हैं एनआरओ और चोर पे। अच्छा इस तरह ना हुकूमतें चलती है ना मुल्क चलाए जा सकते हैं। पर साहब यहाँ पर है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से चोर तो पीटीआई के अंदर हैं और कैबिनेट में बैठे हुए हैं। फिर एक बात हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसमें फिर अब इसका मतलब है कि वो चोरों के खिलाफ नहीं है, करप्शन के खिलाफ नहीं है, वो कुछ लोगों वैसे के मेरा खिलाफ। अपना एक फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, कि अगर मेरी जमात को डायरेक्ट हुकूमत नहीं मिलती और जो आने वाली हुकूमत है हर बंदा का जो उसमें शामिल होना शुरू हो जाए अपनी पार्टी को छोड़ के या उनके साथ इत्तेहाद करके हुकूमतें बनाना शुरू कर, तो वो सारे चोर होते हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात यहाँ इससे मुझे और बात याद आती है भाई, देखिए इमरान खान साहब का अभी तक केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, और जी अदलिया का मैं कहता हूँ या इलेक्शन कमीशन का कहता हूँ कि इनकी नलायकी। अब अदलिया का देख लें कि फैसल वावड़ा साहब जो हैं इन्होंने भी झूठ बोला था, ये ठीक है ना। अच्छा, और झूठ बोला था और कितने अरसे से हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ था। अब यानी अदलिया के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े एहतराम से कहूंगा इनकी फुर्तियां देखें। यानी कल तक उनको वो केस याद नहीं आया, उस पर कुछ भी नहीं किया। कल जबकि फैसल वावड़ा साहब ने पहले तो सेनेट में वोट का इस्तेमाल किया, फिर उसने रिजाइन किया, तो फिर जिन्हें अदलिया साहब कहते हैं ऑनरेबल जजेस कहते हैं कि जनाब हम उसको नाइल नहीं कर सकते कि उसने रिजाइन कर दिया। अब सवाल ये होता है कि पहले आप कहाँ थे? तो ये तो फिर अजीब बात है ना भाई। उसमें भी किया जा सकता है, ये उनका कानूनी अपना है। अगर वो उस वक्त उसने झूठ बोला था तो झूठ तो बोला था ना उसने, उस बेस पर क्यों नहीं उसको नायल किया जा सकता था? कर सकते थे। अब वो न्यू लीग के जो है अब्दुल रशीद है, क्या नाम है उनका, परवेज परवेज रशीद साहब। अब परवेज रशीद को जो नायल करार दिया, क्योंकि वो जो है उन्होंने भाई गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, टैक्स देना है, या जो भी जुर्माना उनको हुआ वो देना है। अब सिंपल सी बात है, जब तक वो सेनेटर रहे उस वक्त भी उन्होंने वो टैक्स देना था, उस वक्त उन्हें निकाला नहीं जा सका। अब जब वो खत्म हो गए, नवे फ्रेश इलेक्शन में जाने, फिर दरवाजे बंद कर दिए गए उनके लिए। ये तो कौन सा कॉमन सेंस है इनका? उन्होंने कहा जी, जैसे उन्होंने कहा जी कोई पैसे आउट ड्यू में हैं, तो उसने कहा जी मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं जी अभी हम कबूल नहीं करते। तो फैसल वापदा के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने पैसे देने थे तो वो सेनेट के अंदर क्या ढूंढ रहे थे? क्या करना। सेनेट का इलेक्शन लड़ने के वो नायल हैं, लेकिन एक बार इलेक्शन जीत के अंदर बैठ के उनको निकाला क्यों नहीं जा सकता था, अगर वो नायल इस तरीके से हैं तो? अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जजेस का मतलब होता है कि वो इंसाफ देना। अगर जजेस ही इंसाफ ना दे सकें और इस तरीके से काम करेंगे तो फिर सोसाइटी में इंसाफ कैसे आएगा? साहब, जजेस की मजबूरियों को सामने रखा जाए तो मेरे ख्याल में बातें काफी क्लियर हो जाती हैं। उनकी कोई क्या जरूरी मजबूरी है? नहीं होता हर जज अपनी मर्जी का फैसला दे रहा है वहां पे। अच्छा चले मुश्किलात हैं जनाब। अच्छा, अदलिया पर नहीं जाते हुए कहते हैं कि अदलिया पे बात करना ये नहीं, ये तौहीन अदालत हो जाएगी, ये गद्दारी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इसको छोड़ें। अच्छा गद्दारी तो सबकी लगी हुई है, जिनको गद्दार कहते थे, मोदी के यार कहते थे, अब मोदी के साथ खुद ही पिंगे बढ़ा रहे हैं, पता नहीं दोस्तियां हो रही हैं। अच्छा मेरा आप तो ना उन्हें कश्मीरी याद रहे, ना कश्मीरी मरने याद रहे, ना 370 याद रहे, ना 35A याद रहे, ना असम्बलियां याद है, कुछ भी याद नहीं रहा है वो, ना अभिनंदन याद रहा है, ना जहाज गिरने याद रहे हैं। आप तो दोस्तियां पिंगे बढ़ाई जा रही हैं, इश्क मशूकियों की बातें हो रही हैं सारी। छोटी छोड़े आप एक मिनट, मैं सवाल ये करना चाहता था भाई, आप भी कहते थे और भी बहुत लोग कहते थे कि मोदी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई खुफिया मायदा था। वो खासतौर पर जब आए थे कह रहे थे जी मुझे लगता है कि मैं नया कप जीत कर आया हूँ।
तो वो क्या उस बारे में बात कर सकते हैं भी, कोई खुफिया मादा था या उसके कोई ऐसे असरात या कोई? मुझे तो नहीं पता खुफिया मादे का, मैं इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बात है कि दोनों को, मोदी साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ, एक जैसे ही हैं अकल के लिहाज से। अच्छा। इमरान खान ने मुल्क को तबाह करके रख दिया 2.5 सालों में। अच्छा। इसकी काया ही पलट दी, इसकी जिसको कहते हैं ना, क्या उसका लफ्ज उसके से इस्तेमाल करूं, यानी ऐसे ऐसे काम इन्होंने इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करा दिए कि शायद वो 50,000 जो गलतियां उनसे भी बड़े हैं। और वही अनुभव। साहब मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब ने भी माशाल्लाह, इंडिया वाज ए सेकुलर कंट्री, हम्म। वेल नोन सेकुलर कंट्री दुनिया में। हम पाकिस्तानी उसको कहें या ना कहें, या हम मेरे कहने से मुझे गद्दारी का फतवा लग जाए तो ठीक है, लेकिन एक हकीकत है को वो एक सेकुलर मुल्क था। लेकिन जब सबसे मोदी साहब आए या RSS वाले आए, BJP वाले आए, पता नहीं क्या हो गया, उस मुल्क के सत्यानाश करके उन्होंने रख दिए। उनकी अब जो सेकुलरिज्म है ना, वो सवालिया निशान बनी हुई है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क था, हिंदुस्तान का एक बड़ा रोल बनता था, वो उस रोल की तरफ जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मोदी साहब आ गए, वो उस मुल्क की तबाही बर्बादी के हाल देख लें। कभी एक को मारा जा रहा है, कभी दुष्चार्य चलाए जा रहे हैं, कभी मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है, कभी किसी को पकड़ के तुम कलमा नहीं आता, तुम्हें पता नहीं जय राम को हो, फलां फलां को हो। ये सारी चीजें और ये सारी बुराइयां हिंदुस्तान में अगर पैदा हुई हैं तो मोदी साहब के आने के बाद। हालांकि मोदी साहब जब आ रहे थे तो उस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कश्मीर का मसला भी हल करेंगे, ये बाकी मिसाल भी हल करेंगे, इतनी मेजॉरिटी में ये जीत भी रहे हैं, बड़े टन किस्म के दबंग किस्म के आदमी हैं। लेकिन उन्होंने भी इमरान खान से भी ज्यादा बर्बादी हिंदुस्तान के लगा दिया। हिंदुस्तान एक स्टेबल मुल्क था, इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर था, अब इकोनॉमी उनके क्वेश्चन मार्क में आ गई है, और यही हाल हुआ है इमरान खान का। इन दोनों की कुछ न कुछ आदतें, कुछ तबीयतें, कोई काम मेरे काफी हद तक मिलते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें और जहाँ तीसरा भी एक था जिसके मिलते थे ट्रंप के, वो तो भगा दिया, अमेरिकन कौम ने सियानी निकली। आप देखें ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कब इन दो महाशय साहब को अपनी जान छुड़ाते हैं इनसे। मोदी साहब ने तो यह ना एटलीस्ट उन्होंने सेकंड टर्म भी जीता है, पहली टर्म में भी जीते, जीत कर आए, सेकंड में भी जीते, उनकी पॉलिसियों पर एतराज किया जा सकता है, क्रिटिसिज्म की जा सकती है, और बहुत से लोग मजम्मत भी करते हैं। लेकिन मैं कुछ सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या ये जो अभी सीज फायर हुआ है LOC पर, इसके क्या वजूहत क्या हैं, इसके बैक, इसके एजेंडा क्या है, और इसका मसला कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा? सर जी, अगर आप ये देखें पिछले 2-2.5 साल से जो वाकयात हो रहे हैं, ख्वाह वो 370 का हो, ख्वाह वो 35A का हो, वहां जाके यूनाइटेड नेशन में तकरीरों का हो, पाकिस्तान के वादे वईद का हो, हकीकत जो है ना, जो चीज निशानदेही कर रही है वो है कि कश्मीर की जो रियासत है उसको तकसीम करने की, या एज इट इज भाई उधर हम इधर हम वाला जो चक्कर है इनका, उसी की तरफ ये जा रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताएं ना कि जब ये 370 लगा था, रिवोक हुआ था, हिंदुस्तान ने रिवोक किया था, तो पाकिस्तान ने फौरी फिल अपने जो सफारतकार थे हिंदुस्तान के, उन्हें फारग कर दिया था, और हिंदुस्तान ने भी सफारतकार फारग कर दिए थे। अब 1.5-2 साल गुजरने के बाद ऐसा कौन सा वाकया पेश आया कि इनके तलकात आपस में अच्छे हुए, ये बैठ जाके LOC पर बैठ के, यानी LOC को छोड़े ना आप, जो है ना सीज फायर तो इनका पहले भी था, को आज नई बात तो नहीं है ना। लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सीज फायर क्या होता है इनका, क्या वाघा पर सीज फायर नहीं है इनका, जहां मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। इस सीज फायर की भी औकात कितनी, कि एक गोली चलेगी सीज फायर इधर भी खत्म हो जाएगा, सीज फायर की कोई औकात नहीं है। ये जो चीजें कर रही है सिर्फ कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन इस सीज फायर का मैं कम अज कम वेलकम करता हूँ, शाबाश देता हूँ। कम अज कम मेरे कश्मीरी तो कुछ कुछ न कुछ तो बचेंगे ना, जो उनकी जिंदगी, उनके जो लाइफ स्टाइल है, उनके जो फसलें हैं, उनके बच्चे हैं जो गायब होते थे, जो मर जाते थे, जो शहीद हो जाते थे, कम अज कम उनको थोड़ी सही तकलीफ से निजात मिलेगी वक्ती तौर पर। अदरवाइज मेरी मेरी अलग, ये तकसीम कश्मीर की एक साजिश है, और उसी की तरफ ये बांट बूंट के अपने चलते जा रहे हैं। मेरे को दुनिया में जो हैं लीडिंग कंट्रीज, उनके ख्याल में भी कश्मीर उनके लिए भी एक तकलीफ दे है। ये कश्मीर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए तकलीफ दे नहीं है। अब ये देखें ना, अब इसको, इसका हल है क्या वैसे डॉक्टर साहब? इस पर तो हमने तफसीलन नॉलेज भी है, हमने तकरीरें भी की हैं, तहरीरें भी की हैं। ना हिंदुस्तान कश्मीर पाकिस्तान से ले सकता है ताकत के बलबूते पे, बेशक
हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, बड़ी पावरफुल है, बड़ी कंट्री है, एटमी ताकत है, सब कुछ होने के बावजूद वो ताकत के बलबूते पर 1 इंच भी नहीं ले सकता पाकिस्तान से। और यही हाल पाकिस्तान का, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान से 1 इंच जमीन ले सकता, ना ली है 73 सालों में, मुमकिन नहीं है। तो आखिर इसका हाल क्या है कि इसको ऐसे ही रहने देना है। इसको ऐसा रहने देने के लिए फिर दोनों मुल्कों को एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना, जब कहीं ना कहीं भी एग्रीमेंट होंगे। इसमें इन्होंने किससे पूछा? चलो हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है जी, उसने हमसे नहीं पूछा। इन्होंने कौन से सरकार के पर लगा दिए कश्मीरियों को, उनसे पूछा कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, तुम करो। और उसके बाद आप बोल रहे हैं जो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है राजा साहब, उनका जो चंद माह पहले बयान आया था कि शायद 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 आजाद कश्मीर का मैं आखिरी प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो कैसे आ गया था? आखिर उसके पीछे कोई बातें थी ना। उसके बाद अहमद मीर ने जो बातें वाज़ेह की हैं, जो असेंबली में आके आपने उनमें आके टीवी प्रोग्राम में उन्होंने बार बार इस चीज का जिक्र किया, ये चीजें तो जाहिर कर रही थी ना कि कहीं कुछ हो रहा है। और तमाम इन जो आजाद कश्मीर के लीडरशिप थे, जो दूसरी उन्होंने बाजवा साहब ने अपने पास बैठाया, बैठो बेटा इधर सारे, बड़े आराम से बैठाया। उसके बाद उनको फैसला सुनाया कि कश्मीर का मसला, क्योंकि पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा बन गया या पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छी हो गई है या हिंदुस्तान की फौज अच्छी हो गई है, ये लड़ना नहीं चाहते। इन्होंने लड़ लड़ के भी देख लिया कि लड़ना से फायदा कोई नहीं है, लड़ने से नुकसान ही होता है। तो नुकसान करने का क्या फायदा? लिहाजा ये जो मसला है, हालांकि असूली तौर पर यह होना चाहिए था भाई ये मसला किस तरीके से हल हो, कश्मीरी को मर्जी मंशा के मुताबिक हल किया जाए, जो कश्मीरी चाहते हैं उस तरीके से हल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं है। यहाँ ना हिंदुस्तान अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हुआ, छोटा मोटा ले दे के, छोटी छोटी शायद कोई इधर से लाइन सीधी की जाए, उधर से लाइन सवाल सीधी करना चाहता करके हूँ व्हाट्सएप पे, मुझे बांट लें आपस में इसको। जो मैं सवाल करना चाहता हूँ ये है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया उधर तुम इधर हम, ये पहले भी नारा लगा था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का एक बिल्कुल इशारा लगा था, था। ठीक है जी। अगर अब जैसे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसका मतलब ये हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान की एट हाई लेवल पर कोई अंडरस्टैंडिंग है, जी ताकत के जोर पर वो ले नहीं सकते। तो फिर यही बात आ रही है कि जैसे कि लफ्ज कहा करते थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी कि इसको बॉर्डर LOC को इरेलीवेंट बना दिया जाए, जी। ठीक है जी। अच्छा फिर अगर अभी सीज फायर तो कितनी बार हुआ, फिर तोड़ा गया। मुतअद्दिद बार हुआ सर, मुतअद्दिद बार। अभी मतलब बात यह है कि अगर सीज फायर हो गया है कि क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आजाद कश्मीर में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर है जिसको वो यूज करते हैं, क्या वो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा या उसको बाकी रखा जाएगा भाई, फिर शायद जरूरत पड़ जाए। सर ये तो शायद वो पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान वालों ने आपस में एग्रीमेंट तो किया होगा ना कुछ वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं, बहुत हद तक। इफ यू कंपेयर व्हाट यूज्ड टू बी, और आपके उसे ना होने के बराबर रह गया। लेकिन यह है ये तो हिंदुस्तान का पहला क्वेश्चन हुआ होगा ना कि भाई इसको क्या करना है, ये किधर भेजेंगे आप इनको? कहीं और बॉर्डर खोलेंगे, किसी और मुल्क के साथ छोड़ेंगे, या कहाँ छोड़ेंगे इनको? अच्छा फिर आखिरी सवाल यह है कि बात ये आती है, तो हम तो हमारे पास कुछ सबूत तो नहीं है ना, जी हम हालात का जायजा लेकर कह रहे हैं। फिर ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे जी बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं बनेगा, कश्मीर तकसीम नहीं होगा, तो वो भी बड़े खामोशी से बैठे हुए हैं। हम तो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में हैं, एक मासूम आदमी तनवीर अहमद साफ़ी है, पीसफुल स्ट्रगल करने वाला, हम तो उसको छुड़ा नहीं सके, सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये फिर क्या होगा भाई? तो साहब इसके मैं छोटी सी मिसाल दूं, जो मौलवी साहब होते हैं ना, जब खिताब करते हैं जोश खिताबत में अक्सर कहा जाता है, जब चंदा लेने के लिए वो रुमाल कुछ इस जमाने में घुमाया करते थे सफ़ों में, हाँ तो मौलवी साहब हमेशा अपने जोश खिताबत में कहते थे अल्लाह का घर बनाओ यहाँ पे, जन्नत में अपना घर आपका बनेगा इसके सिले में। लेकिन जब मौलवी साहब से गुजरती थी तो वो अमामत कराते थे, उसको पीठ होती थी, उन्होंने कभी अपना घर बनाने की कोशिश नहीं की। ठीक। इसीलिए जनाब ये जो थे ना हमारी लीडरशिप, हम्म, जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, बिलखसूस खुद मुख्तार, ये मैं कहूँगा आज हम्म, मुझे अक्सर ने कहा था, लेकिन मैं कहूँगा जो खुद मुख्तार जो है ना, अपने आप को नजरियाती जो लोग सुनते हैं ना, जब वो नारा कहते बच्चा बच्चा कट मरेगा, वो ये नहीं कहते बच्चा बच्चा हमारा कट मरेगा, वो ऐसे इशारे बच्चा बच्चा कट मरेंगे, तुम्हारे बच्चे कट मरेंगे। किसने बच्चे कटाने होते हैं? किसने किया होता है? अगर इनकी आप जितनी भी जमातें हैं ना, मेजॉरिटी उनमें से आप देख लें, अगर उनके माजी को देखा जाए तो शर्म महसूस होती है।
हम भी उनमें से शामिल हैं, हम भी उनके साथ रहे, बहुत सी जमातों के साथ हमने भी काम किया है, इत्तेहाद बनाकर भी काम किया है। लेकिन जब उनकी तारीख को और आप उल्टे जाए ना, बाख्ता बहुत नंगी तारीख है उनकी, बहुत गंदी तारीख है उनकी, कुछ भी नहीं किया। मैं उस दिन भी ख्याल मनाब के ही प्रोग्राम में क्या था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा जिम्मेदार हम हैं इस कश्मीर की तबाही बर्बादी के से, और उन हम में से जो है ना खुद मुख्तार कश्मीर पर यकीन रख रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा मुजरम है। तो दूसरों को हमने रास्ते वाजह कर दिए, हिंदुस्तान है पाकिस्तान या इलाके पाकिस्तान या इलाके हिंदुस्तान। हम में जो कंफ्यूज लोग हैं इस वक्त, हमें ये पता नहीं है कि मुस्तकबिल है क्या, ना हम उसके मतलब काम कर सकते हैं, ना उसके मतलब अपने जियो जान से बात निकाल सकते हैं मुंह से, स्वाय तकरीरें करने। हमने किया क्या है, पीएमए का तो माना था, कहाँ तक हम बैठे, ये तो सारे खुद मुख्तारी थे इसमें बैठे हुए, क्या शुरू हुआ उसका। हम 4 बंदे बैठ के काम नहीं कर सकते तो पूरी कौम को इकट्ठा कैसे करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि कसूर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का अपनी जगह पर, जो कुछ उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए, लेकिन हमारी भी कोई हालत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की और सियासी जमातों की भी कोई हालत नहीं है। हमने कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जो इनकरेज करता है हिंदुस्तान पाकिस्तान को, या मजबूर करता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कि हमारी मर्जी भी शामिल की जाए। एक तरह हम दौड़ के हिंदुस्तान को लगाते हैं कलेजे से, दूसरे जो पाकिस्तान को जाकर लगाते हैं कलेजे से अपने साथ, उनके जो मामला होते हैं मैं और आप बैठ जाते हैं, हम दोनों कश्मीरी हैं, आप पाकिस्तान का डिफेंस करना शुरू कर देते हैं, मैं हिंदुस्तान का डिफेंस करना शुरू कर देते, हालांकि ये जानते हुए कि 2 बड़े मुल्क हैं, वो उनके पास बेशबहा ताकत है, वो अपने जो उनके मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनका डिफेंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद शाह से ज्यादा शाह के जो होते हैं ना हमदार, मैं और आप उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं बगैर ये सोचे हुए कि इसमें ना मेरा फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है। मैं क्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपने एक दोस्त को, अपने एक भाई को, अपने एक मुल्क के रहने वाले अपने ही नजरियाती को उसके खिलाफ बातें उठाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा भट्ट साहब, मैंने तो एक बात कही है, आपको कहना चाहता हूँ, दोबारा बार बार कही है, वो ये कि मैंने हमेशा पूरी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर की वहादत के लिए काम किया है, कश्मीरियों को प्रमोट करने के लिए बात की है, और कश्मीरियों का दफा किया और खुद मुख्तारी का दफा किया। ये मेरी ड्यूटी नहीं है। जैसे आपने कहा कि इंडिया भी बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान भी बड़ा मुल्क है, उनके पास एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है अपने अपने मामला को डिफेंड करने का। इट इज़ नॉट माई ड्यूटी टू डिफेंड न्यू दिल्ली या इस्लामाबाद। मेरा काम है कि जम्मू कश्मीर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँ, उससे फ़ायदा किसको पहुँचता है ये मेरा मसला नहीं है। मेरा काम है फैक्ट्स पहुँचाना। अगर कोई किसी जगह झूठ है, गलतफहमी है, उसको हक़ाइक़ की रोशनी में देखा जाए कि क्या हुआ है। एनीवे भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आप आज बहुत शॉर्ट नोटिस पर। मैं नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि भट्ट साहब को मैंने शायद 1 घंटे का नोटिस भी नहीं दिया था। मैंने कहा था भट्ट साहब भी मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ इस मौजूद पर, तो आपका क्या ख्याल है? इन्होंने कहा जी मुझे इतना टाइम दें कि मैं कपड़े बदलूँ, तो कपड़े बदल कर आ गए। सो नाइस ऑफ यू जनाब भट्ट साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की बहुत हैं। शुक्रिया सर जी आपका। और आखिर में इतना जरूर कहता जाऊंगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं ना, कोई भी है वो, वही एजेंट हैं, वही गद्दार हैं अपने वतन के। चलिए जी, इसी वो पर लोग खत्म। ना हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं मफादात का, ना पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम जैसे लोग, सीधे साधे लोग जो जहन में अदा करता है बीइंग सन ऑफ द सॉइल, अपनी ड्यूटी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जनाब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने प्रोग्राम सुना, ज़रूरी नहीं कि आप हर बात से इत्तेफाक करें, लेकिन हमने जो बातें की हैं अपनी समझ के मुताबिक की हैं और अपनी तरफ से हमने हक़ाइक़ पेश किए हैं। एंड इफ़ यू लाइक द प्रोग्राम, डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। सी यू अगेन। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।